हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पेपर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट हम लोग का डिस्कशन हो चुका है। पेपर सेकंड देखें, पेपर सेकंड का हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को फटाफट अगर रीड करें तो आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा तो बड़ा एक्साइटेड हुए होगे। क्यों? काफ़ी इजी क्वेश्चन फील हो रहा है ना। किसका बेस्ड है? आईटीएफ। वेरी गुड। तो ये आईटीएफ का एक सिंपल क्वेश्चन है। एक सिंपल तरीका लेट करते हैं, लेट इट इज अल्फा और लेट इट इज बीटा। बिल्कुल सिंपल सा काम करो, कोई बिना टेंशन के। आप लेट कर लो इट इज अल्फा, इट इज बीटा, बस आपको डेटा निकालना है। साइन इनवर्स इज अल्फा, तो बताओ साइन अल्फा क्या हो जाएगा? 3/5। एंड नेक्स्ट आ जाओ, 2 ऑफ कॉस इनवर्स इज बीटा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है भी, आपने इसको बीटा लेट कर लिया। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 2/√5 इक्वल्स टू कितना हो गया? बीटा/2, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक काम और करते हैं। अच्छा सा देखो, इस कंप्लीट को बीटा लेट करने की बजाय मेरा सजेशन है कि सिर्फ इस हिस्से को बीटा लेट करो। ओके, तो इससे क्या प्रॉफिट होगा? कॉस बीटा इक्वल्स टू 2/√5। अभी आपने कहा सर लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये है 10 ऑफ अल्फा माइनस 2 बीटा। बिल्कुल ठीक बात है, तो हमें 10 अल्फा माइनस 2 बीटा की वैल्यू चाहिए नंबर्स में। ऑब्वियस बात, अल्फा बीटा फिनिश करना होगा, तो बस फंडामेंटल फॉर्मूले अप्लाई करो। 10a माइनस 10b अब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब आपने कहा सर इसको प्लेस कर दें, काम बन जाएगा। फटाफट चलते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 है। एक राइट एंगल ट्रायंगल मेंटेन किया, इट इज 3, इट इज 5, इट इज 4। तो ये कन्वेंशनल हो गया। अच्छा, एंगल की और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो फिलहाल 10 अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ से गेन हो गई। व्हाट इज द 10 अल्फा? इट इज 3/4। 10 अल्फा हमारे पास 3/4 हो गया। अब एक बड़ी टेंशन कि सर कॉस बीटा गिवन है, हम 10/2 बीटा कैसे कवर करें? हमने कहा क्यों भी, 10/2 बीटा का फॉर्मूला नहीं पता है क्या? आपने कहा सर पता तो है, लेकिन 10/2 बीटा का हो सकता है। कुछ बच्चों ने कहा सर 10 के टर्म्स में फॉर्मूला पता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या पता है बताओ। तो 10/2 बीटा होगा 2 10 बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा। अब सिंपली इसमें फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिपेयर किया, 2 एंड इट इज √5 एंड इट इज 1। गॉट इट? ये बीटा, तो कॉस बीटा 2/√5। तो यहां से बताओ 10 बीटा क्या हो गया? आपने कहा सर 10 बीटा हो जाएगा 1/2। और 10 बीटा अगर 1/2 यहाँ पर प्लेस कर दें तो ये 1 हो गया, 1/1 माइनस 1/4। इफेक्टिवली वी हैव 4/3। तो 10/2 बीटा 4/3 हो गया। अब 10 अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 3/4 हो गई। माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 4/3 हो गया। डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 1 प्लस 3/4 इंटू ऑफ 4/3। गुड। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आई थिंक ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 9 माइनस ऑफ 16। ठीक है, तो एक बार इसी कैलकुलेशन देख लें। ठीक है, तो 9 एंड 16 मतलब माइनस ऑफ 7। ओके, तो 9 माइनस ऑफ 16 मतलब माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 12। और ये कितना हो गया? ये सब तो कट पेट हो गया ना, तो दैट इज 24। तो अपने पास आंसर क्या हो गया? माइनस ऑफ 7/24। तो एक आईटीएफ का सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें दो चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट किया हम लोगों ने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिकली आपने कहा सर इनवर्स भी क्या यूज हुआ है ना। सीधा सीधा तो इसे अल्फा और आपने बीटा लेट किया और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइजेशन हुआ एंड वी हैव ए रिजल्ट। ठीक है, अच्छा एक कंफर्टेबल क्वेश्चन था तो सब लोग बना सकते थे। नाउ कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भी? तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ इनकम्प्लीटनेस है। ओके, एक मिनट, लेट मी रीड व्हाट इज द इनकम्प्लीटनेस इन क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, ये ठीक है, ये ठीक है। एंड क्या है? एंड आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो ये है 3y प्लस ऑफ √8x लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ √8। ओके, ऑफ द रीजन। अब ये कह रहे इफ द एरिया ऑफ रीजन, इफ द एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, S is अल्फा √2। तो पूछ रहे हैं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा क्या होगा? एंड इट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द ऑप्शंस आर 17/2, 17/3, 17/4 एंड डी ऑप्शन है 17/5। तो दीज आर अवर ऑप्शंस। ओके, चलो देखते हैं क्या किया जाए इस क्वेश्चन में। आपने कहा सर ये तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व का क्वेश्चन दिख रहा है। बिल्कुल एरिया बाउंडेड बाई कर्व का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें करना क्या है? आपने कहा सर देखो एक पैराबोला ये, एक पैराबोला ये है। अगर हम इस सेकंड वाले पैराबोला को थोड़ा फोकस करें, इफ यू फोकस ऑन दिस वन, तो ये बच्चे हो रहा है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ठीक है,
अगर यहाँ पर ये देखो माइनस प्रोफाइल है, तो यहाँ पर अगर हम माइनस ऑफ 2 कॉमन लेते हैं तो इट इज x माइनस 6। ओके, तो एक पैराबोला हमारा ये है, एक पैराबोला हमारे पास ये है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। तो वंस अ मिनट, थोड़ा आराम से, एक राइट वर्ड ओपन पैराबोला y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। नेक्स्ट ये क्या है, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू माइनस, तो राइट वर्ड ओपन पैराबोला 6 हैविंग 6 वर्टेक्स, तो यहां 6 से ऐसे एक राइट वर्ड ओपन पैराबोला। ठीक है, गुड। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो, x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये 12 हो जाएगा, तो ये हाइट जो है वो √12, 0 ऑफ √12 ये हो जाएगा 0 ऑफ माइनस ऑफ √12। गुड, ठीक है, ये हो गया। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इस पैराबोला के इधर रहना है, इस पैरा मतलब ये इनसाइड रीजन। अब एक चीज और इसमें आ रही है, ठीक है, वो क्या है, आपने कहा सर एक स्ट्रेट लाइन है दिस वन। अच्छा ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, अगर हम यहाँ पर y 0 करते हैं तो x की वैल्यू 5 होगी, तो ये 5,0 से लाइन ट्रेवल, ये 6 0 है और ये पॉइंट हमारा 5 0 है। गुड। अब बच्चे 5 0 से हमारी जो स्ट्रेट लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी, लेकिन एक ऑब्जेक्शन या एक प्रॉब्लम कि सर ये लाइन क्या इस पॉइंट से जाएगा या इस पॉइंट के इधर या इधर से जाएगा। तो मैंने कहा इसके लिए तो वी हैव टू सर्च द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू पैराबोला। तो फॉर फर्स्ट पैराबोला वी हैव y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड सेकंड पैराबोला वी हैव 12 माइनस 2x। सिंपली पुट 4x इन प्लेस ऑफ y स्क्वायर, वी गेट दिस वन एंड इट इज 6x, x इक्वल्स टू 2। व्हाट अबाउट x इक्वल्स टू 2? x अगर 2 होगा तो y की वैल्यू अपने पास क्या हो गई, 2√2, ठीक है, या √8 कह सकते हो। और y अगर √8 होगा तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है आपका ये हो गया 2,√8। गुड। अब ये 2√8 अगर आप x की जगह 2 और y की जगह √8 रखते हो तो ये बैलेंस कर रहा है 5√8। ओके, तो जो थॉट था हमारा वो बिल्कुल सही निकला कि आवर लाइन विल बी पासेस थ्रू दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है। अच्छा जी, तो अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन आप फिर से फ्रेम करें, तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन हमारे पास गई, तो हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो एरिया ये वाला फाइंड आउट करना है। तो एक मिनट, यहाँ से हम इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे मैं डॉट बना देता हूँ। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है और साथ में हमें ये वाला एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन सा बच्चे, ये वाला, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, और ये पॉइंट है क्या, इट इज 2, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 5,0। ओके, तो आपने ये कहा कि सर इस एरिया को सपोज A1 कहते हैं और इस वाले एरिया को हम कहते हैं A2। अच्छा, A1 जहां की बात है, जहां तक A1 की बात है, तो A1 हमारे पास क्या है, आपने कहा सर A1 एक पैराबोला चल रहा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, इस पर हम ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन जा रही है जो कि क्या है x इक्वल्स टू 2। तो मुझे यहाँ पर ये देखो ये x इक्वल्स टू 2 जा रहा है। अब इस लाइन का ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए। तो हम लोगों ने एरिया बाउंडेड बाई कर्व में कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि इस टाइप से जब भी आप डबल ऑर्डिनेट्स जनरेट करते हो तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाओ। अच्छा, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसमें हाइट हो जाएगी 2, ठीक है, और विड्थ कितनी हो जाएगी 2√8, सॉरी ये √8 है, नीचे भी √8 होगा। अब इसका 2/3 टाइम्स, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है कि इस टाइप से जब भी कोई पैराबोला बनेगा तो एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला विद डबल ऑर्डिनेट इक्वल्स टू क्या होता है, 2/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो मैंने यही लगाया 2/3 टाइम्स, लेकिन आपने कहा सर ये तो टोटल एरिया आता है, टोटल मुझे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, तो मैंने कहा फर्दर हाफ कर दो। ओके, फर्दर हाफ कर दिया, ये उड़ा दिया, तो इफेक्टिवली मेरे पास क्या रिजल्ट आया, 4√8/3, या हम इसको लिख सकते हैं 8√2/3। गॉट इट, ठीक है, गॉट इट, ठीक है, 8√2/3, ठीक है। तो ओवरऑल अभी हमने ये कह दिया कि सर हमने A1 गेन कर लिया, A1 कितना आ गया 8√2/3, इसको ऑन पेपर रिकॉर्ड में लाते हैं, ठीक है, डन भाई इतना। अब चलते हैं व्हाट अबाउट A2। आपने कहा सर A2 में तो ट्रायंगल बन रहा है, A2 जो है वो एक ट्रायंगल बन रहा है, इज अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया आप कह सकते हो सर हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, तो इसमें हाफ बेस 2 से 5 तक 3 लेंथ हो गया और हाइट हो गया √8, मतलब इफेक्टिवली आप इसे 2√2 लिखोगे तो ये बन जाएगा 3√2।
ओके, तो a2 हमारे पास हो गया 3√2 और a1 हमारे पास हो गया 8√2/3। तो a1 हो गया 8√2/3, a2 हमारे पास क्या हो गया, a2 हमारे पास हो गया 3√2। इट इज a1, इट इज a2। ये हमारे पास a1 हो गया, a2 हो गया। अब इन दोनों को हम क्लब कर दें, ऐड कर दें, तो ऐड कर देंगे तो क्या होगा, बस यही कह रहा है हमारा आंसर होगा। तो चलो इसे ऐड करते हैं, तो टेकिंग √2 कॉमन, तो वी हैव 8/3 प्लस ऑफ 3, ये हो गया है ना। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 3 × 3 9 हो गया। तो बेटे ये कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ आई थिंक 17/3। ओके, तो इट इज अवर एरिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से इफ द एरिया ऑफ रीजन एस इज अल्फा √2, ठीक है, तो दिस इज द अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 17/3। व्हाट इज द आंसर, 17/3। ओके, तो आपने देखा एक चीज फोर्स की, फोकस की, क्या फोकस किया कि इस क्वेश्चन को मैंने इंटीग्रेशन से नहीं बनाया, विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन। मोस्टली लोग इसको इंटीग्रेशन से बनाते हैं, तो आपको भी सजेशन मिला होगा आपके यहाँ कि नहीं नहीं इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, इतने सिंपल सा है। अच्छा जी, इस पर पहले भी क्वेश्चन बना चुका है, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला विद डबल ऑर्डिनेट इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो आप रेक्टेंगल बनाते हो, ठीक है, उसको यूज कर लिया, खैर बड़ा मैटर नहीं है। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहते हो नहीं नहीं सर मैं इसे इंटीग्रेशन से बनाना चाहता हूं, तो अगर आप इंटीग्रेशन से करना चाहते हो तो इस पोर्शन को आप ऐसे लिख दोगे, इंटीग्रेशन 0 to 2, 0 से 2 तक इसका इंटीग्रेशन। और ये है क्या, आपने कहा सर y² इक्वल्स टू 8x है, 8x है या 4x है, 4x है सॉरी। तो अगर ये y² इक्वल्स टू 4x है, सॉरी मैंने यहाँ पे 8x लिखा, y² इक्वल्स टू 4x। तो फिलहाल अगर ये y² इक्वल्स टू 4x है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस केस में हम लोग करेंगे ये कि y² 4x में 0 से 2 जा रहा है, तो 0 से 2 के लिए इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, किसका, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√x हो जाएगी, है ना। तो यहां पर अपने पास हो गया 2√x dx। तो बस, तो आपको अगर ये एरिया इंटीग्रेशन के थ्रू निकालना है तो आप इसको फॉलो करेंगे, 0 to 2√2x dx, ठीक है। और यहां से आप क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लें, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया भाई। अगला क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये एडवांस ने लिमिट का क्वेश्चन पूछा, लिमिट में हम लोग काफी कंफर्टेबल होते हैं, है ना, कैलकुलस का पार्ट है। खैर, क्वेश्चन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो x टेंडिंग टू 0+, पर ये किधर मूवमेंट करेगा 0, ये किधर मूवमेंट करेगा 1, और ये किधर मूवमेंट करेगा 0। आपने फटाफट बोला कि सर ये केस 1 पावर इन्फिनिटी है। अब 1 पावर इन्फिनिटी के केस में हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं। क्या ट्रिक लगाते हैं, 1 पावर इन्फिनिटी के केस में हम लोग अपनी तरफ से क्वेश्चन में e लिखते हैं, पावर को बिफोर पहले लिखते हैं और पावर में कम कर देते हैं, साइन ऑफ kx प्लस ऑफ cos x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 1, ठीक है। और इसमें लिमिट ऊपर लगा देते हैं, x टेंड्स टू 0। तो ऐसा जब करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है। तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये e पावर 6 होना चाहिए, मतलब इसको लिख दिया e पावर 6। तो दैट मीन्स आपने कहा सर बेस तो बैलेंस है, मतलब ये वाली लिमिट एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, 6 के इक्वल होनी चाहिए। तो हमने अपना क्वेश्चन ट्रांसफर किया और ये बनाया कि x टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ kx प्लस ऑफ cos x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अभी आप फॉर्म इसका चेक करो तो ये फॉर्म क्या हो रहा है, 0/0 का केस। क्यों ना 0/0 का केस आ गया तो LH रूल लगा दें। मैंने कहा मोस्ट वेलकम भाई, LH रूल लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अभी न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल साइन का डिफरेंशियल हो गया कॉस, और फिर एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हो जाएगा कॉस, फिर फर्दर के एक्स डिफरेंशियल होगा, के हो गया, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स और प्लस ऑफ 1। तो हमने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया बाय यूजिंग LH रूल, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऑब्वियस सी बात है 1 है, वी हैव अ 2 एंड सब कुछ मिल करके अभी किसके इक्विवेलेंट बनना है, आपने कहा सर 6 के इक्विवेलेंट बनना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर। अब चलते हैं, लास्ट स्टेप है बस फुल एंड फाइनल। x अगर 0 की तरफ रन करेगा, साइन 0 0 cos 0 की वैल्यू 1, तो दिस ब्लॉक गोज टू 1, cos 0 1, ठीक है, साइन 0 0। तो अभी फाइनल करते हैं, इट इज 1 मतलब दिस इज k, तो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ k प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 6,
k plus 1 equals to 3 and what about k equals to 2. What is the answer? The answer is 2. Cool. तो 1 पावर इंफिनिटी लिमिट का एक सिंपल सा केस था, ठीक है. बस वही है कि आप प्रोसेस में रहो. इट इज द रूटीन प्रोसेस कि हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ 1 पावर इंफिनिटी. वी जस्ट टेक द पावर बिफोर, बेस 1 लेस करते हैं -1, तो बेस में -1 की मतलब सारा हमारे पास है कि पावर पहले करना है, बेस में 1 माइनस करते हैं, ये सब ई की पावर में करते हैं. क्योंकि रिजल्ट ही ई पावर 6 था, तो एक रूटीन प्रोसेस का क्वेश्चन है. प्रोसेस फॉलो करिए, एट लास्ट LH रूल लगा दो, क्वेश्चन क्लोज कर दो. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर समझने की कोशिश करें. तो क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज अ फंक्शन, एक फंक्शन दिया है. फॉर 0 इट इज 0, अदर देन 0 वी यूज दिस इक्वेशन. अगर 0 नहीं है तो इस इक्वेशन को यूज करना, अदरवाइज तो आप 0 यूज करो. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है. क्वेश्चन कह रहा है कि द फंक्शन बिकम 0 इन दिस इंटरवल. अच्छा, ये इंटरवल क्या है? आपने कहा सर ये तो पॉजिटिव इंटरवल है. पॉजिटिव इंटरवल का मतलब है इससे बात करनी पड़ेगी. अब अगर इससे बात करोगे तो ये 0 कब बनेगा? आपने कहा सर ये 0 तो बनेगा, पॉजिटिव के लिए x तो 0 बनेगा नहीं, साइन 0 बनेगा. और आपने कहा सर साइन तो 0 तब बनता है जब एंगल होता है n पाई. बिल्कुल सही बात, एंगल इज n पाई. इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, आपने कहा सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/n पाई. हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया 1 नहीं, पाई तो कैंसिल कर दिया, 1/n. तो यहां से बच्चे एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर वो हो गया 1/n. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास 1/n हो गया. अच्छा, व्हाट इज दिस? आपने कहा सर दीज आर द वैल्यूज. जैसे n हमारे पास नेचुरल नंबर होगा तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सर x जो है वो ±1/√n है. मतलब हम 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे तो इन पॉइंट्स पर साइन 0 बनेगा, मतलब फंक्शन 0 बनेगा. बिल्कुल ठीक बात है. अब हमें ये समझना है क्वेश्चन के हिसाब से कि fx 0 बनेगा अगर हमारा मूवमेंट यहां से यहां तक होगा. अच्छा, ये किसका मूवमेंट है ये बताओ? आपने कहा सर ये तो x का मूवमेंट है, मतलब x बिलोंग्स टू 1/10 पावर 10 से लेकर इंफिनिटी तक. बिल्कुल आराम से क्वेश्चन लिखते हैं. अच्छा, x हमारा 1/10 पावर 10 से लेकर इंफिनिटी तक है, तो बताओ भाई x 1/10 पावर 10 से इंफिनिटी. अच्छा, हमारे पास जो एंगल है वो बताओ क्या है? आपने कहा भाई हमारे पास जो एंगल है उसके हिसाब से x क्या होना चाहिए? 1/√n, तभी तो हो पाएगा, है ना. अच्छा, तो हमें अब क्वेश्चन में क्या करना है, इस इंटरवल को इससे क्या करना है, मैच करना है और अपने क्वेश्चन को लॉक करना है. ठीक है, बात बिल्कुल गॉट इट, पकड़ में आ रही है. ठीक है, तो चलो पहले ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं. तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मुझे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे अगर मूवमेंट 1/10 पावर 10 से इनफाइनाइट तक का है. ठीक है. अच्छा, यहां पर इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई? 1/√n. ठीक है, तो अगर हम कंपेरिजन करते हैं, इसको कंपेरिजन करो तो x 1/√n है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि 1/√n. अच्छा, ये √n की जगह बताओ क्या हो जाएगा? 10 पावर 10 हो जाएगा, यही तो होगा, 10 पावर 10. ओके ओके, तो आपने कहा सर अगर हम √n की जगह 10 पावर 10 रखें, ठीक है, 10 पावर 10, और हमें अब इन्फिनिटी की तरफ जाना है, तो बताओ इन्फिनिटी हमें कैसे मिलेगा? बस ये सोच के बताओ इन्फिनिटी कैसे मिलेगा. आपने कहा इन्फिनिटी तो तब मिलता है ना जब ये वैल्यू और कम होना स्टार्ट होगी. बिल्कुल सही बात है. इसे 10 पावर 10, तो 10 पावर 10 हमारे पास कोई नंबर होगा, ठीक है ना, और 1/, अब ये नंबर और बड़ा कर दें, नंबर और बड़ा कर दें, जितना नंबर आप बिगर करते जाओगे ये वैल्यू क्या होगी? 0 के क्लोजर जाएगा. ओहो, वैल्यू किधर जाएगी? 0 के क्लोजर. हमें क्या करना है, इससे छोटे नंबर यूज करने हैं. अच्छा, तो ये बताइए 10 पावर 10 से जब छोटे नंबर आप यूज करोगे, ठीक है, तो 10 पावर 10 से जो छोटे नंबर होंगे, ये 10 पावर 10 है क्या? एक फाइनाइट नंबर है. कितने नंबर है? फाइनाइट. अच्छा, दूसरी बात यहां पर जो n है वो क्या है? आपने कहा n हमारे पास नेचुरल नंबर है. तो अगर एक फाइनाइट बैंड में हम नेचुरल नंबर सर्च करेंगे तो उनकी संख्या क्या होगी? फाइनाइट होगी. ओके, और ये क्या कह रहा है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन. नहीं सर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. अच्छा जी,
अब चलते हैं बी ऑप्शन, थोड़ा सा डिसाइडिंग है। बी में क्या कह रहा है, एफ एक्स हैज नो सोल्यूशन इन द इंटरवल 1/पाई से इन्फिनिटी। कह रहा है अगर हम 1/पाई से इन्फिनिटी तक जाते हैं तो एफ एक्स कभी भी जीरो नहीं बनेगा। अच्छा जी, ठीक है, चलो पकड़ के देखते हैं भाई क्यों नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, है ना। तो बताओ भाई, 1/पाई से इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज नो सोल्यूशन इफ एक्स, तो यहां पे काम करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू, एक और तरीका बताया आसानी से, 1/पाई से इन्फिनिटी तक रन कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर बताओ क्या हो गया, 1/पाई स्क्वायर से इन्फिनिटी तक हो गया, सिंपल। अब हम यहां पर n की वैल्यू अगर निकालें n, तो n बच्चे हो गया 1/एक्स स्क्वायर। तो बताओ जरा इसको फ्लिप कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो 1/एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/एक्स स्क्वायर, हाँ जी 1/एक्स स्क्वायर। तो 1/एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 0 से लेकर पाई स्क्वायर तक, ठीक है। अच्छा ये 1/एक्स स्क्वायर क्या है, आपने कहा सर n है, नेचुरल नंबर है। तो ये तरीका मैंने चेंज किया, इससे ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है कि अभी हमारा नेचुरल नंबर 0 से पाई स्क्वायर। तो बताओ बच्चे 0 से पाई स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, आपने कहा सर पाई तो 3.14 समथिंग होता है, तो स्क्वायर करोगे 9, अप्रोक्सीमेट 9 से बिगर होगा, तो उसके बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, यस होंगे। और ये क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज नो सोल्यूशन इन द इंटरवल। आपने कहा नहीं नहीं सर ये तो गलत बात कह रहा है, हमारे पास है ना सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन है इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या कर रहा है, गलत हो रहा है। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। अब चलते हैं व्हाट अबाउट सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में चलें, सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल जीरो इन द दिस सोल्यूशन। ये कह रहे हैं अब इस इंटरवल में बताओ कितने सोल्यूशन होंगे। तो फिर से फटाफट यही कॉन्सेप्ट लगा दो, क्या कौन सा, रिवर्ट कर देते हैं। तो बच्चे अगर रिवर्ट कर देंगे, पहले तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो 0 से 1/10 पावर, ठीक है भाई एक्स का ये रेंज है, अब इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर कर दिया 10 पावर 20 हो गया, राइट, कोई डाउट नहीं, क्यों किया, एक्स की रेंज स्क्वायर की रेंज, फ्लिप कर दो तो ये 10 पावर 20 से लेकर इन्फिनिटी तक बैठा। अब बताओ 10 पावर 20 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं तो हमारे पास कितने नेचुरल नंबर्स होंगे। तो आपने कहा सर हमारे पास तो बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे, मतलब वी हैव इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। तो अगर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि वी हैव फाइनाइट सेट। अच्छा जी, अब कौन बचा, अब बचा लास्ट वन डी वाला, ठीक है। तो जल्दी से हम डी को वेरीफाई करते हैं कि डी में क्या होगा। तो डी में भी क्या होगा, चेक करो डी में क्या होगा, हाँ जी, तो डी डी आंसर में क्या होगा तो डी के लिए देखते हैं, डी में आया एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज मोर देन 25 सोल्यूशन। तो फिर से वही कहानी बनाओ, 1/पाई स्क्वायर से पाई के बीच में मूवमेंट करना है, ठीक है। तो 1/पाई स्क्वायर से पाई के बीच में मूवमेंट, ठीक है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें, वैसे भी ये बताओ 3 रिजेक्ट हो चुके हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बिना किए आप कह सकते हो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर भी अपन वेरीफाई करें, क्या पता हमने कुछ मिसिंग कर दिया हो। तो इट हैज मोर देन 25 सोल्यूशन इन द इंटरवल 1/पाई स्क्वायर से पाई। जल्दी से इसको फ्लिप करिए, तो इसको फ्लिप करोगे तो अभी ये क्या देगा आपको, क्या देगा, एक मिनट मुझे पेज अटैच करने दो भाई। तो 1/पाई स्क्वायर से पाई, तो बेटे 1/पाई स्क्वायर से 1/पाई है, एक्स स्क्वायर करो 1/पाई पावर 4 से लेकर 1/पाई स्क्वायर, फ्लिप करो 1/एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर से पाई पावर 4, ये हो गया। और ये है क्या, आपने कहा सर ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू पाई स्क्वायर टू पाई पावर 4। अब हमें ये देखना है कि पाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, कुछ 9 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि ये जो इंटरवल अपने पास आ रहा है, ठीक है, तो इस इंटरवल में, ठीक है, कितने सोल्यूशन होंगे, कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, क्या लगता है आपको, सोच के बताओ। कि पाई स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग, और 9 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करोगे तो वो 81 पॉइंट समथिंग, ये तो पक्का होगा ना। हाँ जी सर बिल्कुल होगा, आप बताओ
तो क्या लगता है अगर आप 9 पॉइंट समथिंग से चल रहे हो तो 10, 11, 12 और क्लियर कट बहुत सारे 80 तो है ही है ना, तो क्वेश्चन में क्या डिमांड है? इन आवर क्वेश्चन दे आर आस्किंग ओनली फॉर whether we have more than 25 solution or not. So our answer is positive. Yes, definitely we have more than 25. थोड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन था। मतलब इस क्वेश्चन में ओवरऑल जो कहानी थी वो यही थी कि हमें ये देखना था कि इन पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है, तो वंस अगेन आपने कहा सर सोल्यूशन जीरो कैसे बनाया, है ना। देखो देखो ये सारे ऑप्शन पॉजिटिव इंटरवल्स के हैं और पॉजिटिव इंटरवल में मुझे जीरो कौन देगा? ये देगा, क्योंकि ये तो जीरो पर जीरो बनता है। अब ये ब्लॉक जीरो तब बनेगा जब साइन जीरो बनेगा। साइन जीरो कब बनेगा? इफ एंगल बिकम एन पाई। एंगल एन पाई कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर बिकम्स 1/n। दैट मीन्स n इक्वल्स टू 1/x²। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो इंटरवल दिया है उसमें 1/x², हाउ मेनी टाइम्स नेचुरल नंबर, जितने टाइम्स नेचुरल नंबर स्ट्राइक करता जाएगा उतने जीरो कलेक्ट होते जाएंगे। तो वंस अगेन हमने स्टार्ट किया इससे, तो आपने कहा इट इज द x। अगर ये x है तो x² क्या होगा? आपने कहा 1/10⁻20 टू इन्फिनिटी। अब इसका बच्चे रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल होगा जीरो से लेकर कितना? 10⁻20। और जीरो से लेकर 10⁻20 तक अगर चलोगे तो आपके पास लिमिटेड नेचुरल नंबर्स होंगे या अनलिमिटेड? आपने कहा ऑब्वियस बात है सर लिमिटेड नेचुरल नंबर। तो हाउ वी कैन से दैट इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन? आपने कहा नेगेटिव आंसर। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज क्रॉस। एंड नाउ द सेम बेसिस comes to the option B. Option B is what? fx equals to 0 has no solution. तो फिर से once again x is this one, square is this one, flip of this one, और flip करोगे तो 0 to π²। 0 to π², how many natural numbers? Definitely we have a natural number 1, 2, 3, 4 and यहाँ इसने क्या कह दिया? No solution. That is also flop. एंड सिमिलरली द सी फॉर सी के लिए फिर वही है x बिलोंग्स टू दिस टू दैट। अभी क्या करेंगे? मजा आया? स्क्वायर कर दो तो फिर x² हुआ, ठीक है, ये रहा। फ्लिप कर दो, ठीक है, फ्लिप कर दिया 10⁻20 टू इन्फिनिटी। अब इसके बीच में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, बट ये क्या डिमांड कर रहा? फाइनाइट। 3 आर क्रॉस, 4 इज करेक्ट। और अभी हमने इसको डिस्कस किया। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट का फिर से क्वेश्चन दिया। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अभी इस क्वेश्चन में देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब ये कह रहे हैं दिस एक्सप्रेशन बिकम जीरो। तो फिलहाल साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या करता है? फ्लैक्चुएटिंग नंबर है, ऑसिलेटिंग, तो ये तो जीरो नहीं बनेगा, है ना, तो इसको साइड में रखो। अच्छा, साइन ऑफ 1/x² है, तो साइन का एंगल जीरो बन रहा है, तो हम इसकी जगह 1/x² लिख सकते हैं। तो अभी x² को नीचे क्लब कर दो, तो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है log x अपॉन log x पावर अल्फा 1/x पावर अल्फा बीटा प्लस ऑफ 2 एंड log ऑफ 1 प्लस x। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। बीटा एंड दिस बिकम जीरो, हमें जीरो बनाना है अब। और जबकि x इन्फिनिटी की तरफ रन कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है? ये भी डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक छोटा सा काम किया हम लोगों ने, डिवीजन ऑफ log x से डिवीजन कर दिया। तो यहां ऊपर भी डिवाइड करोगे log x से, तो ये अल्फा माइनस बीटा लिख दिया। ठीक है, गुड, ऐसा कर सकते हैं। अब आप इस वाले ब्लॉक को जरा सोचो कि सर अप्रोचिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, अगर x इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं तो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन log x, ठीक है, इसमें अगर LH रूल अप्लाई करें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स ऑफ x हो जाएगा, मतलब इट इज इक्वल्स टू 1 फाइनाइट नंबर। तो ये एक फाइनाइट नंबर है, तो ये जीरो नहीं बनाएगा, इसका भी रोल खत्म, क्रॉस कर दो। अब आपने कहा सर हमारे क्वेश्चन में जीरो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दो लोगों के पास है, एक है log x पावर अल्फा माइनस बीटा और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है x पावर अल्फा बीटा प्लस 2। जबकि हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वर्क कर रहे हैं और हमें जीरो पर पहुंचना है। तो इसमें एक बेटर काम करते हैं, लेट ln x इक्वल्स टू t। नाउ व्हाट x इक्वल्स टू क्या हो गया? e पावर t। नाउ द क्वेश्चन टर्न्स टू t पावर अल्फा माइनस बीटा एंड द डिनोमिनेटर appears in the form of e पावर t ऑफ अल्फा बीटा प्लस 2। ठीक है, लिमिट ऑफ ऑब्वियसली t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा जाना पहचाना क्वेश्चन है। अगर आप रूटीन में पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि सर हम लोगों ने इस टाइप की थ्योरम्स पढ़ी है कि अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी x अपॉन ई पावर x, ये x पावर n अपॉन ई पावर x, इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है
है ना? क्यों? क्योंकि ये जो है वो इन्फाइनाइट पावर्स को कलेक्ट करता है। ये एलएच रूल से सोच लो तो ये है तो फाइनाइट पावर, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ई पावर इन्फिनिटी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि सर अगर इसमें ध्यान से देखो तो ये टी है और ये ई पावर टी है, इसका मतलब रिजल्ट को जीरो बनना है तो इस ई को, एक्सपोनेंशियल को नीचे रोको, और एक्सपोनेंशियल को नीचे जब रोकेंगे तो पावर मस्ट भी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये नीचे रुकेगा तभी तो काम बन पाएगा। इसका मतलब फुल एंड फाइनल, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? द फाइनल कंक्लूजन इज अल्फा प्लस बी, अल्फा बीटा प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर 0। तो ये आ गया भाई, है ना? अच्छा, अब बताओ ऑप्शंस में चलते हैं। ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? मतलब अल्फा बीटा ग्रेटर -2, तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट -2 से बड़ा होना चाहिए। तो जरा फटाफट चेक करें, इन दोनों का प्रोडक्ट -3 हो रहा है क्रॉस, इसका प्रोडक्ट -1 हो रहा है, ठीक है भाई, -1 ग्रेटर देन -2 चलेगा। इसका प्रोडक्ट -1 हो रहा है, चलेगा, और इसका प्रोडक्ट -2 हो रहा है, मुझे तो ग्रेटर चाहिए, ये भी रॉन्ग। तो व्हाट आर द ऑप्शंस? बी एंड सी। डन, इट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 3 2, इट इज द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन 1 2 1, इसके पैरेलल चलना है। तो आपने कहा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई y माइनस y1 अपॉन ए और z माइनस z1 अपॉन दिस वन इक्वल्स टू लेमडा। पॉइंट्स आर लेमडा प्लस 1 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दिस लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन लाइज ऑन L1। L1 क्या है? x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 6, लेमडा प्लस 1 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 और प्लस ऑफ 3 लेमडा प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ z 6 हो गया। 6 कैंसिल कर दो और ये 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2 लेमडा इक्वल्स टू 2 लेमडा इक्वल्स टू 1 और लेमडा इक्वल्स टू 1 यहाँ पेस्ट कर देते हैं, लेमडा इक्वल्स टू 1। तो वी हैव 2, 5, 3, इट इज द पॉइंट Q। यहाँ पर छोटा सा मैं ट्रायंगल बना लूं तो वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट P दैट इज 1 3 2 एंड वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट Q दैट इज 2 5 3। व्हाट अबाउट R? आपने कहा सर कैलकुलेट करो। R के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? R के लिए कह रहे हैं अनदर स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू Q एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1। अच्छा, Q से पास आउट होना है तो Q तो ये पॉइंट हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब हो गया पैरेलल टू नॉर्मल, पैरेलल टू नॉर्मल। अच्छा, हमें पता प्लेन की इक्वेशन में जो नॉर्मल होता है वो कोफिशिएंट्स होते हैं, नॉर्मल की जो डायरेक्शन होती है। तो डी आर ऑफ द नॉर्मल फॉर द L1 प्लेन मतलब 1 -1 एंड 3। तो ओवरऑल हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब प्लेन के पास क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो हमारी जो लाइन है वो नॉर्मल और ये पैरेलल हो गए, तो ये हमारी लाइन की डायरेक्शन हो गई। तो इट इज द डायरेक्शन, इट इज द पॉइंट। तो लाइन की इक्वेशन फिर से तैयार, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल्स टू k। अभी सपोज दैट इट इज k। तो यहां से फटाफट जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं k प्लस 2 माइनस k प्लस 5 एंड 3k प्लस 3। ओके, एक बार रीचेक कर लेना, कैलकुलेशन रीचेक कर लेते हैं। सही है बच्चा। अब नाउ दिस पॉइंट आपने कहा सर लाइज ऑन, ठीक है, एक और प्लेन दे रखा है, लाइज ऑन 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -4। तो भी इसका डबल करते हैं, बस कैलकुलेशन है। अब जरा सा लापरवाही हुई तो कैलकुलेशन चौपट हो जाएगी। k माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 3k प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। अभी इफेक्टिवली हो गया 3 और 4 6k, तो इट इज 6k। अच्छा, और चलते हैं, 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, 4 प्लस 3, ठीक, कितना हो गया ये भाई? 4 प्लस 3 7 माइनस 5 दैट इज 2 और ट्रांसफर माइनस ऑफ 6। गुड। तो k इक्वल्स टू -1। अब k इक्वल्स टू -1 यहाँ पुटअप कर देते हैं तो r पॉइंट हमारा रिलीज हो गया और k -1 रखो तो इट इज 3, 4 एंड कॉमा, ठीक है, k इक्वल्स टू -1, ठीक है, k इक्वल्स टू -1 एंड 0। पक्का एक बार रीचेक कर लें। तो इट इज 3, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है, एक बार और देखते हैं। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही थी? -1 आ रही थी। अरे k इक्वल्स टू -1 है ना बच्चे, तो -1 है, इट इज 1, तो ये पॉइंट 1 हो गया
और ये हो गया 6 एंड 0, तो 160 इट इज द पॉइंट। ठीक है, तो कैलकुलेशंस थोड़ा सा फोकस करना है, तो 160। चलो चलते हैं, तो अभी मेरे पास P पॉइंट हो गया, Q पॉइंट हो गया, R पॉइंट हो गया, राइट। अब 3 पॉइंट्स आ गए। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, ठीक है, तो हमें इनके बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो भाई ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या होगा। तो बताओ अभी 132 और 253, इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ऑफ ठीक है 53 दैट इज 4 एंड प्लस ऑफ 1 रूट 6। अच्छा, तो PQ रूट 6 है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कोऑर्डिनेट ऑफ द R 163, रॉन्ग, इट इज द 160। अब क्वेश्चन आया सेंट्रॉइड। आई थिंक सेंट्रॉइड इज अ इजी टास्क, यस या नो, यस। सेंट्रॉइड क्या होता है, एक्स सिग्मा एक्स बाई 3 सिग्मा वाई बाई 3 सिग्मा जेड बाई 3। आपने को फटाफट चेक करते हैं, 2 + 1 3 + 1 4 4 बाई 3, ये सही जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, 5 + 3 8 8 8 + 6 कितना हो गया 14 14 बाई 3, सही है। और फिर 3 + 2, ठीक है, 3 + 2 5 5 बाई 3 सही है। भाई ये सेंट्रॉइड भी सही हो गया, तो ए और सी तो लॉक हो गया। अभी अब चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज दिस वन। तो आपने कहा सर इसके लिए तो हमें ये लेंथ निकालनी पड़ेगी और ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कौन रोक रहा है, फटाफट निकाल लो। 1 - 1 0 हो गया, और 3 - 6 मतलब 3 3 स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, 9 + 4 कितना हो गया रूट ऑफ 13 हो गया। ओ हो, एक बार और चेक कर लेता हूँ, यस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 3 का 9 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, रूट 13 तो है ही नहीं हमारे पास, मतलब ये ड्रॉप कर देंगे। तो व्हाट आर द फाइनल आंसर, ए एंड सी आर द आंसर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था रूटीन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, ठीक है, फटाफट देखें। कह रहे हैं कि यहां पर वी हैव अ पैराबोला, y² = 8x हमारे पास पैराबोला है। -40 से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिया, इट इज -40, जिसको इन्होंने C1 पॉइंट कहा। ये पॉइंट A1 हो गया और ये पॉइंट B1 हो गया। ये बताओ, अब आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस पैराबोला के लिए y² = 8x के लिए ये एक्सेस का काम करेगा। x एक्सेस द एक्सेस ऑफ द पैराबोला, और आप एक्सेस पर आउटसाइड पॉइंट से खड़े होकर जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट सिमेट्रिसिटी के हिसाब से ये एंगल मस्ट भी क्या होगा 90 डिग्री। ये डबल ऑर्डिनेट्स जनरेट करेगा, इट मस्ट बी डबल ऑर्डिनेट। और बच्चे अगर ये डबल ऑर्डिनेट जनरेट कर रहा है, ऑर्डिनेट मतलब इट इज परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इसका जितनी हाइट होगी उसकी हाइट इतनी होगी। अब एक काम करते हैं, y² = 8x पर एक कोऑर्डिनेट लेट करते हैं। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की हमने हेल्प ली, 80² 280, तो बेटर है यहाँ पर 2t² 4t, ठीक है। तो आपने कहा सर ये लेट कर लेते हैं, तो A1 का कोऑर्डिनेट हो गया 2t² 4t। ऑब्वियसली बात है ये जस्ट उसके नीचे बन रहा है, तो B कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2t² -4t। डन। अब क्वेश्चन में क्या करना है, t कैलकुलेट करना है। तो t हमारे पास क्या है, आपने कहा सर -40 से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको एक लर्निंग कॉन्सेप्ट पता होगा, ty = x + at²। ये क्या होता है, आपने कहा सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। फॉर किसके लिए, y² = 4x के लिए। ये कहां से आया, मैंने कहा इट्स अ लर्निंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, लर्निंग कॉन्सेप्ट, रट्टा मारते हैं हम लोग, बचत हो जाती है। तो y² = 4x के लिए टेंजेंट की इक्वेशन। अब आपने कहा सर इसको -40 से पास आउट कर देते हैं, तो x की जगह पर -4 और y की जगह 0, तो 0 = -4 + 80²। व्हाट अबाउट a, ठीक है, तो आपने कहा 480, तो a की वैल्यू 2 है, तो इट इज 2t²। फाइनली 2t² = 4, t² = 2 एंड t² 2, तो t = क्या हो गया ±√2। क्योंकि इसकी पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लॉक करें, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया t² की जगह 2 रख दें और t की जगह √2 रख दें, तो 4, 4√2, और ये वाला पॉइंट हो गया 4, -4√2। मेरे ख्याल से अब लॉक करना स्टार्ट कर दें क्वेश्चन। अभी पहला क्वेश्चन पूछ रहा है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ OA1, मतलब O और A1 के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो आपने कहा सर O हो गया 0 0 और A1 हमारा हो गया 4, 4√2। तो इनके बीच में डिस्टेंस निकलना है, तो √16 + 16 × 2, फाइनली इट इज 4√3। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट।
लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1 B1 इज 16। आपने कहा ना सर 16 कहाँ होगा, 4√2 ऊपर 4√2 नीचे, ये लेंथ होनी चाहिए 8√2, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। द आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, अभी ये कह रहा है कि आर्थो सेंटर बताओ ट्रायंगल का क्या होगा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैटर है आर्थो सेंटर। अच्छा फिर मैंने कहा ना आपको चॉइस चूज करनी है वेदर सी और डी इज करेक्ट। आर्थो सेंटर पता है ना, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ये एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं आर्थो सेंटर के लिए, सिंपल सा ये रहा हमारा ट्रायंगल, मैंने नेक्स्ट पेज पर निकल गया, ऐसे सिचुएशन बनी हुई है, ये है -4,0, ये वाला पॉइंट हमारा कितना था, आपने कहा सर ये पॉइंट हमारा था कितना था, जल्दी बताना, ये पॉइंट था हमारा 4,4√2। ओके, तो दिस पॉइंट इज 4,4√2 एंड दिस पॉइंट इज 4, -4√2। तो आर्थो सेंटर देखो ये परपेंडिकुलर आया एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड आया परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज आर्थो सेंटर। अच्छा ये जो लाइन जा रही है ये क्या है, एक्स एक्सेस है, इट इज द एक्स एक्सेस। तो आपने कहा अगर ये एक्स एक्सेस है, ठीक है ना, तो हम ये तो बात तय हो गई कि हमारा आर्थो सेंटर एक्स एक्सेस पर ही होगा। आर्थो सेंटर एक्स एक्सेस होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये बात तो पक्का। तो अब आपने कहा सर इन दोनों में से तो चूज करना ना कि वेदर 0 0 इज करेक्ट और 1 0 इज करेक्ट। तो हम इस क्वेश्चन में आए तो हमने ये तो सपोज कर लिया आर्थो सेंटर लेट अल्फा 0 है। अब आर्थो सेंटर का मतलब दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हम क्यों ना इसको ओ लेट करें, ये ए था, ठीक है ना, और ये कुछ C1 है, A1 B1 ऐसे। तो अभी आप कहोगे सर स्लोप ऑफ C1 B1, C1 B1 का स्लोप क्या है, तो दो पॉइंट्स की कनेक्टिंग लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, ठीक है, तो y2 माइनस y1 दैट इज 4√2 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज -8। गॉट इट, तो ये हो गया स्लोप ऑफ C1 B1। अच्छा अभी चलते हैं स्लोप ऑफ OA1 लेते हैं, OA1 की स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 दैट इज 4√2 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस अल्फा। क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपने कहा सर स्लोप का प्रोडक्ट कर दो -1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 4√2 अपॉन -8 और फिर 4√2 अपॉन 4 माइनस अल्फा एंड नाउ दिस बिकम इक्वल्स टू -1, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो कैलकुलेशन चलो कर लेते हैं भी। फिलहाल ये क्या हो जाएगा, √2 इसको इन्वॉल्व कर दें तो 4 × 2 दैट इज 8, तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया 4, तो 4 अपॉन 4 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1। फाइनली 4 इक्वल्स टू 4 माइनस अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट इज द पॉइंट, आपने कहा सर इट इज 0, 0। देन फाइनली व्हाट इज द आर्थो सेंटर, आपने कहा 0 0, सी ऑप्शन करेक्ट। तो फाइनल आंसर्स आर A एंड C। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ पेपर 2 JEE Advanced 24। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, वी हैव अ फंक्शन विच सेटिस्फाई सम कंडीशन। तो आपको क्या करना है, एक फंक्शनल इक्वेशन दिया है, तो अभी ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम अपने थ्योरेटिकल प्लान में ये पढ़ते हैं कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू fx प्लस fy अगर होता है तो इस टाइप का कौन सा फंक्शन जो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो एक बच्चे ने कहा सर लेमडा x। अच्छा सेकंड की बात करो, g ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू gx इंटू gy, तो वन ऑफ द फंक्शन इज क्या होगा, a पावर x। तो हमने एज्यूम करा कि वी हैव टू फंक्शन जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो f इज लेमडा x और gx इक्वल्स टू a पावर x, खत्म। अब क्वेश्चन में कह रहा है f ऑफ -3/5, f ऑफ -3/5 इक्वल्स टू लेमडा ऑफ -3/5 इक्वल्स टू 12 गिवन है, यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करो, इट इज -20। g ऑफ -1/3 इज 2 है, दैट इज a पावर -1/3 इक्वल्स टू 2, दैट इज a इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी हो गई 1/8। रीचेक करते हैं, हाँ ठीक है, पावर 3 गया 8 हो गया और नेगेटिव a इक्वल्स टू 1/8। तो फाइनली वी हैव टू फंक्शन fx इक्वल्स टू -20x और gx इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, आपने कहा सर हमारे पास gx हो जाएगा 8 पावर -x। तो fx एंड gx आर द टू फंक्शन, एग्जैक्ट फंक्शन आ गया। अब क्या करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी, f ऑफ 1/4, f ऑफ 1/4 हो जाएगा -20/4 प्लस g ऑफ -2 8 स्क्वायर माइनस ऑफ 8 एंड g ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। फाइनली ये -5 हो गया प्लस 64 हो गया माइनस ऑफ 8 हो गया इनटू ऑफ 1 हो गया, कैलकुलेट कर ले, द आंसर विल बी 51। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है
कि क्वेश्चन नंबर 8 द आंसर विल बी 51। गुड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्रैक हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिख रहा है और एक सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन फटाफट अगर रीड करें, बैग कंटेन्स n बॉल्स इन विच इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। 3 आर वाइट, 3 वाइट बॉल हैं। 6 बॉल आर ग्रीन, 6 बॉल ग्रीन हो गया। रिमेनिंग बॉल्स, रिमेनिंग मतलब टोटल n बॉल्स है ना, तो n-9 जो बॉल्स हैं वो ब्लू कलर की है। ओके, सिंपल। अब क्वेश्चन कह रहा है 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि हम 3 बॉल्स में एक एक करके निकाल रहे हैं लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है। अब अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा समझदारी का है। जैसे ये कह रहे हैं कि WI क्या है, I 1 2 3 है और क्वेश्चन कह रहा है WI GI या BI डिनोट्स द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इन ith ड्रॉ। अच्छा, तो आपको ये बहुत आराम से सोचना है कि W1 का मतलब है फर्स्ट ड्रॉ, ith ड्रॉ। WI मतलब ith ड्रॉ, व्हाइट बॉल इन ith ड्रॉ, दैट इज द WI। तो W1 का मतलब क्या हुआ, इन फर्स्ट ड्रॉ व्हाइट बॉल। W2 मीन्स सेकेंड ड्रॉ व्हाइट बॉल। W3 मीन्स थर्ड ड्रॉ व्हाइट बॉल। ओके, गॉट इट। दैट मीन्स अभी इसको बताओ क्या समझोगे। आपने कहा सर फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट निकलना है G2, सेकेंड ड्रॉ में ग्रीन निकलना है और थर्ड ड्रॉ में ब्लू निकलना। दैट इज द, ठीक है, प्रेजेंटेशन, मतलब ये प्रेजेंटेशन है। ओके, अभी ये भी गिवन है। तो हम अगर क्वेश्चन में देखें तो ये कुछ ना कुछ कह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिख रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में एक सिंपल सा काम क्यों नहीं करते, आपने कहा सर B3 अपॉन W1 इंटरसेक्शन G2 लिखा है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में भी ऐसे ही कुछ डिस्कशन हुआ था, राइट। तो जैसे आपने देखा होगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में प्रोबेबिलिटी के लगभग एक ही लेवल के क्वेश्चन आए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। अच्छा, अभी बताओ B3 अपॉन दिस लिखा हुआ है। ठीक है बच्चा, अब क्या करें, आपने कहा सर आगे बढ़ो, दिस अपॉन दिस को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G2 एंड डिवाइडेड बाय P ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2। गुड। अब क्वेश्चन में क्या करना है, ये वाली वैल्यू आपने कहा सर दिस वैल्यू इज गिवन, ये वैल्यू हम लोग को गिवन है। कितनी गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 2/9। ये वाली वैल्यू आपने कहा सर ये भी गिवन है, कितनी गिवन है, 2/5n। इसका मतलब हम कहां पर स्टक हो गए, आपने कहा सर W1 इंटरसेक्शन G2 पर। अच्छा, मैंने कहा W1 इंटरसेक्शन G2 में क्या स्टक हो गए, आपने कहा कुछ नहीं सर बस वैल्यू अभी नहीं पता है। हमने कहा कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको पता है इंटरसेक्शन एंड को शो करता है और यूनियन और को शो करता है। तो आपको ये रीड करना कि सर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है W1 एंड G2, एंड लगा। अच्छा, W1 G2 का मतलब हो गया व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। तो आपके सिस्टम में टोटल n बॉल्स हैं जिसमें से 3 व्हाइट है, तो पहला ड्रॉ व्हाइट का 3 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, क्या बहुत आसान। अब चलते हैं, सेकेंड ड्रॉ ग्रीन का होना चाहिए 6, बट रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं किया। तो रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, इसका मतलब एक बॉल आप ड्रैग कर चुके हो, तो रिमेनिंग n नहीं, n-1, तो इट इज 6 अपॉन n-1। वेरी गुड। तो ये इंफॉर्मेशन आ गई W1 इंटरसेक्शन G2 की। क्यों ना इसको यहां रख दिया जाए, तो चलो रख देते हैं। इट इज 2/9 इक्वल्स टू 2/5n और इनटू ऑफ ये कितना हो गया बच्चा, 3 × 6 और nn-1। गुड। अभी इफेक्टिवली देखें, 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यस, n कैंसिल आउट हो रहा है, यस। अब हमें इसको कैलकुलेशन में डालना है। हम एक काम करते हैं, इस 3 से इसको उड़ा दें, इट इज 3 हो गया, और इस 3 से फिर इस 6 को उड़ा दें, इट इज 2 हो गया। इफेक्टिवली 10 आ गया, ट्रांसफर कर दो, 10 इक्वल्स टू n-1। व्हाट इज n, n इक्वल्स टू 11, n इक्वल्स टू 11, यहाँ पे 11 पुट अप कर दो, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो फिर अगेन प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा क्वेश्चन बनाया था, दैट इज बेस्ड ऑन वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था, सिमिलर टू, ठीक है, एक सिमिलर प्रॉब्लम थी क्वेश्चन पेपर फर्स्ट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इजी प्रॉब्लम। ठीक है ना, मतलब यही एडवांस के हिसाब से देखें तो एक्चुअल में इजी है, पर हाँ एज ए स्टूडेंट बात करें
तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को अपर मानता हूँ, क्योंकि आपके लिए एक्चुअल में ये चैलेंजिंग टास्क है ना, कि भाई तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करना। तो क्या होता है, कई बार छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखो तो क्वेश्चन का अपीयरेंस बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें तो ये पूरा हिस्सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, एक, ठीक है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ई पावर, ये पूरा हिस्सा, आपने कहा सर ये तो सेम दिख रहा है। तो जब सेम दिख रहा है तो क्यों ना हम इसे कॉमन ले लें। तो सिंपल, ठीक है, हमने इसे कॉमन ले लिया, राइट, डिवाइडेड बाई ई पावर पाई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और यहां अभी बचा साइन एक्स प्लस 2। क्वेश्चन कह रहा वेयर इट बिकम जीरो, ये जीरो कहां बनेगा वो बताओ, कितने पॉइंट्स पे बनेगा। तो आपने कहा देखो सर साइन एक्स प्लस 2 कभी जीरो बनेगा नहीं, क्वाड्रेटिक कभी जीरो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका डी लेस देन जीरो है, एक्सपोनेंशियल कभी जीरो बनता नहीं है। इसका मतलब अगर जीरो कोई बनेगा तो ये बनेगा। अब ये है क्या, आपने कहा सर वी नो दैट इट इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, आपने कहा सर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, यहां से इधर की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसे जिगजैग करते हुए भी जाएंगे, है ना। तो अगर जिगजैग करेंगे तो क्या पता कि इसके पास कितने रूट्स होंगे, क्योंकि पावर तो 2023 है, तो इसके पास बहुत सारे रूट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये हमें चीजें पता है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में मिनिमम 1 रूट होता है, मिनिमम 1 रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट तो होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने कहा सर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी खींचोगे तो एक बार तो एक्सेस को क्रॉस करोगे ही करोगे। तो अब आपने कहा सर इतनी हैवी पावर को हम कैसे डील करें, तो मैंने कहा कुछ नहीं, आप इसके नेचर पे चले जाओ, सिंपली आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इट। तो आप जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो सिंपली आप देखो पावर पहले पावर 1 लेस, वही सिंपल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। और डिफरेंशियल आप देखिए ये इवन पावर है, एक्स पावर इवन मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल है आपके पास। पॉलिनोमियल मीन्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। फिर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ट्रैक में ना तो ब्रेकिंग हो रही है, ना ही शार्प कॉर्नर आ रहा है, और डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दैट इज पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज इंक्रीजेज। और कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है और वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि सिर्फ इंक्रीज करने से नहीं होता, ऐसे बहुत से फंक्शन है जो इंक्रीज करेंगे और एक्सेस को क्रॉस नहीं करेंगे। बताओ वन ऑफ द एग्जांपल, एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स ऑलवेज इंक्रीज करता है, लेकिन वो कहां एक्सेस को टच मारेगा। अच्छा, लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि इट इज अ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल और ये इंक्रीज करते हुए जाएगा, तो डेफिनेटली एक्स एक्सेस को एग्जैक्ट 1, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं होगा। तो फाइनल का क्या आया, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो आवर आंसर इज 1। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, मेरे पास तो दो वेक्टर्स दिए गए पी एंड क्यू और सम रियल नंबर। तो देखो बेटे, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकंड। मेथड फर्स्ट में हम फंडामेंटल्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि हम एक काम करें, वेक्टर p पता है, वेक्टर q पता है, क्यों ना 2p प्लस q मीन्स ऐसे लिखते हैं 15i प्लस ऑफ 10j प्लस ऑफ 6k इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ, हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका डबल करो, इससे ऐड करो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4 + 1 5i प्लस 2j माइनस जे प्लस ऑफ j, डबल करो, ऐड करो, प्लस 4k। ठीक है, हो गया सब। इसी तरह बीटा p माइनस 2k, ये पकड़िए, इसका डबल पकड़िए, सब्ट्रैक्ट करिए, है ना, तो डबल सब्ट्रैक्ट तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3j, इसका डबल करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस ऑफ k, तो p माइनस 2 ऑफ दिस। और इसी तरह गामा p क्रॉस q, अब पता है ना p क्रॉस q करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कुछ i j k जमाते हैं, 2 1 3 लिखते हैं, 1 माइनस 1 लिखते हैं, और फिर i ऑफ, एक बार रीचेक कर लें सही है, ठीक है ना, नहीं पर कर लेते हैं 2 1 3 1 माइनस 1 1, ठीक है, तो 1 माइनस ऑफ 3 ये 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ, वही क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल कर रहे हैं, इट इज द p क्रॉस q। ओके, गॉट इट। तो ये हो गया i इंटू 4 माइनस ऑफ j, ये हो गया बच्चा 2 माइनस ऑफ 3,
माइनस ऑफ 1 2 माइनस 3 और फिर k टाइम्स k हो गया और यहाँ पर हो गया ये 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस ऑफ 3। तो इट इज 4i प्लस ऑफ j माइनस ऑफ 3k, दैट इज द p क्रॉस q। देखो अभी ओवरऑल टारगेट क्या है, टारगेट है यहाँ p क्रॉस q जमा देंगे 4i प्लस j माइनस ऑफ 3k। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, कंपेरिजन करना, कंपेयर। तो कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k। अब आई जे के कोफिशिएंट जब कंपेयर करोगे तो वी हैव इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स 5 अल्फा, ठीक है, बीटा होगा नहीं, प्लस ऑफ 4 गामा। तो एक इक्वेशन ये बना, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और इन्हें सॉल्व करेंगे और फिर गामा के लिए फाइट करेंगे। तो ये हो गया मेथड फर्स्ट, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं था, इट इज़ नॉन टेक्निकल पार्ट, है ना। मतलब आपने क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं सोचा, जो कंटेंट्स थे उनसे स्टार्ट कर दिया। पर हमें ये सोचना चाहिए, तो हो सकता है कि इसमें हमारा ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाए। अब जरा चलते हैं कि सर और क्या कोई अल्टरनेटिव है। हमने कहा बिल्कुल है, होगा ही अल्टरनेटिव। तो चलो देखें। तो इसका जो मेथड सेकंड है या सेकंड अल्टरनेटिव है, उसमें क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है उसको फोकस करो, ध्यान से सुनना। 15i प्लस ऑफ 10j प्लस ऑफ 6k। मैंने कहा एक काम करते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट। अभी जो मेथड सेकंड है वो है डॉट प्रोडक्ट। हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें, p क्रॉस q के साथ। ओहो, आपने कहा सर अच्छा समझ गया, आप एसटीपी लगाना चाहते हो। यस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमने p क्रॉस q के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। तो ये बताओ, अगर हम p क्रॉस q के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इस वेक्टर का p क्रॉस q के साथ डॉट प्रोडक्ट मतलब इसका एसटीपी। तो अभी चूंकि हमारे पास हम कंपटीशन एग्जाम में है, फटाफट क्वेश्चन करने हैं, तो आपने कहा इसका p और q का एसटीपी लेना है। तो सिंपल एक डिटर्मिनेंट छापा, उसमें पहला वेक्टर लिख देते हैं 15 10 और 6, दूसरा वेक्टर लिख देते हैं 2 1 एंड 3, तीसरा लिख देते हैं 1 माइनस 1 एंड 1। लेफ्ट हैंड साइड हमारा तैयार हो गया, प्रिपेयर। अब राइट में चलते हैं। राइट में आपने पढ़ा कि सर अगर हम p क्रॉस q के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एसटीपी में हमने पढ़ा कि 2 वेक्टर्स आर सिमिलर, p डॉट p क्रॉस q, तो वैल्यू 0। तो फिलहाल p क्रॉस q का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, p क्रॉस q का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये p इंटू p डॉट p क्रॉस q 0 0 0 0। यार अल्फा बीटा तो सिस्टम से गायब हो गए। और आपने कहा क्या फर्क पड़ता सर, मुझे तो गामा चाहिए था। ओके, तो ये फिर फाइनल बचा गामा टाइम्स ऑफ p क्रॉस q होल स्क्वायर। अब आपको पता है, आप p क्रॉस q होल स्क्वायर को, ठीक है, लैग्रेंज आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है, तो ये डाइवर्ट हो जाएगा p स्क्वायर ऑफ q स्क्वायर माइनस ऑफ p डॉट q ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, आपकी चॉइस है। आपने कहा सर मैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, तो हमने कहा भाई ठीक है ना, कर लो, अदरवाइज इसको और सिंप्लीफाई कर लो। तो एक तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट से बिल्कुल बाहर निकल आए। अब क्वेश्चन अगर देखें तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, p स्क्वायर q स्क्वायर निकाल सकते हैं और p डॉट ऑफ q स्क्वायर निकाल सकते हैं, राइट। तो अब फटाफट जरा इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करें। एक मिनट, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। तो बच्चे इसकी फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, 15 ऑफ 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 सॉरी 4 माइनस 10 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ माइनस 2 माइनस 1। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू गामा ऑफ p स्क्वायर मतलब मॉडुलस का स्क्वायर। तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 1 5, ठीक है, और प्लस 9, ठीक है, तो 14, इट इज 14। क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा 1 1 1, दैट इज 3, 14 इंटू 3 माइनस p डॉट क्यू। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 1 एंड प्लस ऑफ 3। रीचेक कर लेते हैं, ठीक है, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k के लिए 3, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, इट इज 4, ठीक, तो ये 4 हो गया और मुझे डॉट का स्क्वायर करना था, दैट इज 16। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 60 और प्लस ऑफ 10 और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 18, ठीक है, इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ 42 माइनस ऑफ 16, ठीक है। तो अब इसे फाइनल कैलकुलेट करें। ये फाइनल कितना हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 10 18 52, ठीक है ना, 52
हाँ ठीक है, 52 टाइम्स ऑफ गामा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 42 माइनस ऑफ 16, 30 एंड 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 26। तो गामा इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास गामा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, गामा इज 2। ठीक है भाई, तो ये कैलकुलेशन कर दिया। तो सिंपल सा आपने देखा इसमें दो रास्ते थे, एक रास्ता थोड़ा लेंदी था, ठीक है, और दूसरा रास्ता टेक्निकल था, इजी था, बट उसके लिए वी हैव साउंड नॉलेज अबाउट। अब साउंड क्या है, इतना होना चाहिए कि सर एसटीपी कैसे मैनेज होता है। तो एक जो थॉट था आपका, कौन सा, पी क्रॉस क्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना, उसने टर्न कर दिया। और दूसरा यहां पर एक पॉइंट जो की यूज हुआ है ना, ठीक है, कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट में चेंज कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। और ये बेसिक आइडेंटिटी होती है जो हम अपने सिलेबस में कवर करते हैं, ठीक है। चलो, हाँ जी, अभी क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पैराबोला का कॉनिक सेक्शन का एक क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। नॉर्मल विद स्लोप दिस वन फ्रॉम द पॉइंट 0 माइनस अल्फा टू द पैराबोला। एक मिनट, इसका मतलब हमारे पास एक डाउनवर्ड पैराबोला है, वी हैव अ डाउनवर्ड पैराबोला। 0 कॉमा माइनस अल्फा से हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट। 0 माइनस अल्फा से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ऐसे कुछ नॉर्मल समझते हैं ना, यस, परपेंडिकुलर। अच्छा, नॉर्मल की स्लोप गिवन है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना गिवन है बेटे, 1/√6। अच्छा, और क्या क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/√6 है, 0 को माइनस अल्फा से मूवमेंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है एल बी द लाइन पासेस थ्रू दिस वन पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अच्छा, हमें एक लाइन लेना है जो इससे जा रहा है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, मतलब ये, इसको इन्होंने कहा ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स, लेट इट इज ए एंड इट इज बी, ठीक है। तो ये लेंथ इनको चाहिए। आगे क्या है, आर डिनोट्स द लेटस रेक्टम, तो आर हमारा लेटस रेक्टम है, तो लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम, और एस हमारा हो गया ए बी, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास कहानी। तो एक मिनट, एक काम करते हैं ना, बताओ भाई, इस पैराबोला के लिए लेटस रेक्टम कितना होगा, आपने कहा सर 4a होगा, और इस पैराबोला के लिए ए बी कितना होगा, तो आपने कहा ए बी तो सर एक्स इधर जाओ और एक्स इधर जाओ, सिमेट्रिक है, उतना ही, डबल ऑफ एक्स। तो एक काम करते हैं ना, ये जो लाइन है ये y इक्वल्स टू माइनस अल्फा है, तो हम पैराबोला में y इक्वल्स टू माइनस अल्फा रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4a अल्फा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी +-2√a अल्फा। तो x की दो वैल्यूज है, प्लस और माइनस, तो हमें टोटल लेंथ चाहिए, तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ 4 टाइम्स ऑफ √a अल्फा इक्वल्स टू 1/16, 4 4 कैंसिल, ठीक है, इफेक्टिवली हो गया √a इक्वल्स टू, एक बार रीचेक करें, सही है। तो अभी ये अपने पास क्या हो जाएगा, √a इक्वल्स टू √α/16। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे a चाहिए था, तो a इक्वल्स टू α/16, और इनको का नहीं, मुझे 24 ऑफ a चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, इनटू ऑफ 24 कर दो, 16 स्क्वायर, गुड, ठीक है। तो कुल मिला के अभी हमारा क्वेश्चन अल्फा पर डिपेंड कर रहा है, कि अल्फा आ गया, खटाक से रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बताइए सर अल्फा कैसे लाएंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अच्छा, तो मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन जा रही है, ठीक है ना, ये नॉर्मल का काम कर रहा है और उसकी स्लोप 1/√6 है। अब नॉर्मल के लिए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे डायरेक्ट इक्वेशन रिमेंबर हो, और या फिर हम कैलकुलस की हेल्प लेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन की। तो आपने कहा सर एक काम करते हैं ना, क्योंकि हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ dx/dy, यही तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब 1/√6। तो आपने कहा सर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए -dx/dy एट द पॉइंट p पॉइंट पर, तो p पॉइंट को डिफ्रेंशिएट करना है, कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे एट पॉइंट p, या डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट रख देंगे और मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। तो अभी जो इशू आया कि सर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू, मैं y कर रहा हूं, जनरली तो लोग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, पर आप फ्री हो y, तो -4a हो गया, तो यहां से बच्चे dx/dy आ रहा है, कितना, -2a/x।
अच्छा अभी एक काम नहीं किया, पी पॉइंट, तो आपने कहा इस पैराबोला पर से जो पी पॉइंट होगा वो तो एज्यूम करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लें। तो बेस्ट है इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, आपने कहा सर वाई को नेगेटिव रखते हैं, -80 स्क्वायर, क्योंकि तभी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो गया 280। डन डन, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये पढ़ा है हमने कि पैराबोला पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे मैनेज करते हैं। तो हमने और वैसे भी हमने y की जगह पर क्या चूज किया, -80 स्क्वायर, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके, क्योंकि 4 पहले से था, तो इसको a²t² बना दिया नेगेटिव के साथ। तो ये लेट इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो इस P पॉइंट में हमने डिफरेंशिएशन किया dx/dy, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से नेगेटिव लगा दो, तो dx/dy ये आ गया, इसमें नेगेटिव लगा दीजिए, -dx/dy, और पॉइंट रख दो, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा 2a/x, और पॉइंट है 280, इफेक्टिवली 1/t। ये पहुंच गए स्लोप ऑफ, अच्छा ये जो है यही होता है हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हमारे पास जो नॉर्मल की स्लोप है वो गिवन थी 1/√6, तो दैट मीन्स t की वैल्यू यहां पर आ रही है √6। अभी भी क्वेश्चन फंसा हुआ है, आपने कहा सर मुझे t नहीं चाहिए, मुझे अल्फा चाहिए, आपने तो t निकाला है। हमने कहा अब खत्म करते हैं, ये बताओ ये पॉइंट अगर आपको पता है और ये पॉइंट है जिसमें अल्फा छुपा हुआ है, तो इसकी कनेक्टिंग लाइन की स्लोप ये भी तो पता है आपको 1/√6। हाँ अच्छा, तो आपने कहा ठीक है, तो आप इसमें क्या है स्लोप ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, वही स्लोप, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, या इट इज इक्वल्स टू 1/√6। ठीक है, ये हमारे पास पता है। अब ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, और हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, जो हमारा प्राइम टास्क था। अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसमें ये जो 1/√6 है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से 1/√6 इक्वल्स टू 1/t है, तो हम चाहें तो 1/√6 को 1/t लिख दें, थोड़ा कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग बन जाएगा, इससे t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -80² प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2a हो गया। ठीक है, अभी हम t को अगर √6 यूज करते हैं तो वी हैव -6a प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2a, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 8a आ गया। गुड, तो अल्फा की वैल्यू हमारी हो रही है 8a। ठीक, अब अल्फा 8a आ गया, कहाँ था आंसर, ये था। अब इस वाले पार्ट में हम अल्फा की जगह 8a प्लेस करते हैं। ठीक है भाई, तो अल्फा को हम लोग, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आ गई किसके टर्म्स में, a के टर्म्स में। ठीक है, तो हमें यही ढूंढना था ना कि अल्फा की वैल्यू हमारी क्या होगी। ठीक है, तो अल्फा आ गया। अच्छा, तो अल्फा की वैल्यू, अच्छा ये बताओ, एक मिनट, तो अल्फा अगर 8a यहाँ रख देंगे, 8a रखते हैं, तो क्वेश्चन में एक चीज और शायद है, s डिनोट्स द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ओके, तो s जो है वो AB नहीं है, AB का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक मिनट, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको कट करता हूं। ठीक है, ओके, तो हमें जो फाइंड आउट करना है, इसको सब हटाता हूं, तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम डिवाइडेड बाई AB²। क्या फाइंड आउट करना भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम डिवाइडेड बाई AB²। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हमारे पास 4a, और बच्चे AB² कितना हो गया, AB² आपके पास कितना था भाई 4√a अल्फा, 2 इधर और 2 इधर, तो ये था 4 ऑफ √a अल्फा, और इसका हो गया स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1/16। अच्छा, तो ये हो गया 4a डिवाइडेड बाई, ठीक है, 4a डिवाइडेड बाई, बताओ कितना हो गया, ये हो गया 4² a ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1/16। अब यहां से a कैंसिल आउट हो गया। ठीक है साहब, तो a कैंसिल आउट कर दिया, यहां से 4² और ये 16 क्या हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4, तो यहां से अल्फा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक, तो एक बार और कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेंगे, मुझे कुछ, हाँ सही लग रहा है, हाँ सही है ना। ठीक है, डन, अल्फा इक्वल्स टू 4। चलो ठीक है, तो अल्फा अगर 4 हो गया, अच्छा हमें क्या चाहिए, आपने कहा सर हमें 24a चाहिए। अच्छा आपने कहा सर 24a चाहिए, और अपने पास ये बना हुआ है
8a इक्वल्स टू अल्फा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24a इक्वल्स टू क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अगर 4 है तो इसका 3 टाइम्स कर दोगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा आपको पेशेंस की जरूरत है कैलकुलेशन वाइज। ठीक है ना, जैसे और वही है पॉइंट्स को ढंग से पढ़ना होता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो रेशियो पूछ रहा था तो लेटस रेक्टम और एबी के बीच में नहीं पूछ रहा था, लेटस रेक्टम और एबी स्क्वायर के बीच में पूछ रहा था, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। और डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने काम क्या किया, y इक्वल्स टू अल्फा रखा, x की वैल्यूज निकाली। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, बना लिया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, फंक्शनल इक्वेशन पर बेस्ड है। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है जो इस रूल को फॉलो कर रहा है, आप कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा चलते चले जाओ। n नेचुरल नंबर है ना, तो आपको थोड़ी मेहनत पड़ेगी। जैसे आप n की जगह 1 रखोगे, n 1 रखेंगे, n इक्वल्स टू 1, तो ये t क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 पर ये वैल्यू देगा 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर n 1 रखोगे 1, तो 1 पर अभी ये हो जाएगा 1 से लेकर 3 तक, तो ये 1 से लेकर 3 तक आया। अब 1 से 3 तक ये इक्वेशन लॉक करनी है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, मैं कर रहा हूं। जब आप n की जगह 1 रखोगे तो ये ऐसे होगा 3 माइनस टी बाई 2 f ऑफ 1 प्लस ऑफ t माइनस ऑफ 1, n की जगह 1 रख रहे हैं, डिवाइड बाई 2, ठीक है, और f ऑफ 3। ये क्वेश्चन सिंपल है बट हमारे पेशेंस को चेक कर रहा है। ठीक है, और थोड़ा कैलकुलेटिव की कैलकुलेशन हम कैसे फास्ट कर पाते हैं। जैसे एक बात तो तय है कि t हमारे पास n कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो ये आएगा ऑड, और जब भी हम ऑड नंबर पर चर्चा करेंगे, ऑड नंबर पर, तो ये रूल ये है, मतलब 1 पर क्या वैल्यू होगी, 3 पर क्या होगा, 5 पर क्या होगा। और इस रूल को देखो यहाँ लिखा हुआ है -1 पावर n प्लस 1 ऑफ 2, मतलब ये है कि जैसे से हम n बदलते जाएंगे तो ये वैल्यू -2 +2 -2 +2 ऐसे ही चलेगा। ओके, तो अभी बताओ कि अगर हम n 1 रख रहे हैं तो 1 पर तो ये +2 होगा, तो +2 होगा, ये कैंसिल हो गया, मतलब 3 माइनस टी, और 3 पर ये -2 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस टी, और तो इफेक्टिव हमारे पास यहाँ आ गया 4 माइनस टी। और फिर t इक्वल्स टू 3 रखोगे, 3 पर ये -2 हो जाएगा। फिर जब आप n2 रखोगे, अभी हमने n2 रखा तो ये 3 हो गया, ये तो लॉक हो गया। अब यहाँ पे कहानी, जब n आप 2 रखोगे तो अभी बैंड बनेगा 3 to 5। अब 3 to 5 के बीच में इक्वेशन क्या होगी, आपने कहा n की जगह 2 रखी है, तो ये बन रहा है 5 माइनस टी बाई 2 ऑफ f3 प्लस ऑफ t माइनस ऑफ t माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बाई 2 f ऑफ ये कितना हो जाएगा, n की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं 2 यूज कर रहे हैं, f ऑफ 5। देख लो मैं भी तो क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बताओ आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी, और ये बात तय है इसकी जगह पर -2 आएगा, f ऑफ 3 -2, तो बेटे अगर ये -2 आएगा तो ये मुझे देने वाला है t माइनस 5, ठीक है, और ये +2 होगा तो ये मुझे देगा t माइनस 3। इफेक्टिव मेरे पास क्या आ रहा है, इफेक्टिव आ रहा है 2t माइनस 8, तो वी हैव 2t माइनस 8, ठीक है, 2t माइनस 8। और ये पहले वाले को भी जरा चेक करूं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा, 4 माइनस 2t है, ओके, 4 माइनस 2t, ठीक है, तो ये हो गया। अब आपकी इच्छा है कि आप इस प्रोसेस को t इक्वल्स टू 5 के लिए ले जाओ, अब +2 आ गया, या इतने से ही अब ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, वो पैटर्न रीड करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न्स का होना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान से अगर देखो तो इस क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि सर हम 1 से अगर 3 तक जा रहे हैं, देख रहे हो, तो 1 पर तो हमारे पास 2 वैल्यू है, और 1 से 3 पर एक डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन 1 पर t इक्वल्स टू 1 पर 2 वैल्यू दे रहा है, मतलब यही 2 से ही डिक्रीजिंग लाइन चलेगी। और जब 3 रखोगे 3 तो -2 आएगा, तो ये लाइन ऐसे जा रही है, और ऑब्वियसली 2 रखने पर ये 0 बन रहा है। तो 4 माइनस 2t का ये रहा ग्राफ बिटवीन 1 to 3। 3 पर हमारे पास -2 है, अब अंदर से फील हो रहा है मुड़ जाओ सर, बिल्कुल ये एक इंक्रीजिंग ट्रैक है। 3 रखोगे तो -2 दिख रहा है, यहीं से इंक्रीज मुड़ना है,
और जब 5 रखोगे 10 माइनस 8 प्लस 2 हो जाएगा। ओके, ये प्लस 2 हाइट पर आ गया, तो दिस हाइट इज 2, दिस हाइट इज माइनस 2। ये 5 पर ऊपर पहुंच गए और ये ब्रांच हो गई 4। तो दैट मीन्स अगले पार्ट में फिर से ये क्या करेगा, ऐसे ही जिग जैग करता रहेगा। तो इस टाइप से हमारा ये ग्राफ प्रिपेयर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अभी फाइनल जो कंक्लूजन आया वो ये आया कि सर हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये हमने अपना ग्राफ प्रिपेयर किया। अच्छा, इस ग्राफ में है क्या, आपने कहा सर जो हाइट है, ये हाइट है 2 और ये हाइट क्या हो गई, -2। दिस पॉइंट इज 1 2। ठीक है, एक मिनट में कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं। दिस पॉइंट इज 1 2, ये 2 हो गया। दिस इज 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 एंड एक्सेट्रा। ओके, अब कम बैक टू क्वेश्चन। ये देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में चीजें हैं क्या। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो आपने कहा सर हमारे पास है, अब हमें कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है जी एक्स इक्वल्स टू 1 to x एफ टी डी टी, मतलब जी एक्स एक फंक्शन बनाया, क्या बनाया जी एक्स, 1 to x एफ टी डी टी, एक्स बिलोंग्स टू 1 to infinity। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा डिनोट्स द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जी एक्स बिकम 0 इन द इंटरवल 1 to 8। ओके 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 ओके, एक मिनट लिख लेते हैं। जी एक्स हमारा क्या है, आपने कहा सर 1 to x एफ टी डी टी है। हमें टारगेट टास्क क्या दिया, जी एक्स बिकम 0, हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर, बिटवीन 1 to 8। अच्छा, तो आपने कहा सर जी एक्स तो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, जी एक्स हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर इंटरवल का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। ये इसका की पॉइंट था। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स विद एक्स एक्सेस, यहां चूंकि टी का मामला है तो टी हमारे पास एक्स एक्सेस हो गई। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया में आपको याद होगा कि अबव द एक्स एक्सेस पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और बिलो द एक्स एक्सेस नेगेटिव ट्रीट करते हैं। अच्छा, ये टोटल जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन के चल रहे हैं वो सब सिमेट्रिकल ग्राफ है, पैरेलल लाइंस का ग्रुप है। ये सारा, ये जो ग्रुप है वो 2t का है, ये ग्रुप -2t का है, ये +2t स्लोप, 2t -2t प्लस 2t -2t। वैसे भी सिमेट्रिसिटी दिख रही है कि सर यहाँ 0 बन रहा है, स्लोप वही चल रहा है। तो एक बात बताओ, हम अगर 1 to x, ठीक है, मतलब यहां से लेकर और 8 तक के बीच में जाना है, यहां तक, तो यहां से शुरू होते हैं और उस वाली बाउंड्री तक हमें ट्रेवल करना है, ठीक है, यहां से शुरू करके और इस बाउंड्री तक हमें आना है, ठीक। तो ये पूछ रहे हैं जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो x क्या रखें कि 0 बन जाए। तो एक बड़ी कॉमन सी बात समझ में आई है, जैसे एक बच्चे ने कहा सर g3 का मतलब 1 to 3 एफ टी डी टी। अभी बताओ, आप 1 से लेकर 3 तक अगर इंटीग्रेट करते हो तो जितना प्लस उतना ही माइनस, डेफिनेटली वी गॉट 0, मतलब 3 इज आवर आंसर फॉर व्हाट, जी एक्स बिकम 0। और नेक्स्ट आपने कहा कि सर इफ वी टेक g5, अगर हम g5 लेते हैं, मतलब इफ वी कैलकुलेट द इंटीग्रेशन फॉर 1 to 5, 1 to 5 तक के लिए अगर हम ट्रेवल करें, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस, अगेन वी हैव अ 0। और सिमिलरली अगर आप x को, ठीक है, 7 तक ले जाते हो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर g7 आल्सो 0। ठीक, अब एक बच्चे के दिमाग में कुछ चीजें क्वेरीज आई कि सर ये 3 5 7 के अलावा, हमने कहा देख भाई 8 को क्रॉस करना नहीं है और इसके अलावा बीच में कहीं रुकोगे तो सिमेट्रिक बैलेंस ही नहीं कर पाओगे, हमें क्या दिक्कत है। तुम सोच के देखो, यहां रुक गए तो ये एरिया छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो फंस गए। इसका मतलब फाइनल करते हैं, तो फाइनल ये हुआ, हाउ मेनी पॉइंट्स एट विच जी एक्स बिकम 0, तो आंसर विल बी 3। और इसी को उन्होंने अल्फा कहा। तो अल्फा इज द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर जी एक्स बिकम 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, 3 हो गई। अब चलते हैं बीटा। बीटा सिंपली एक लिमिट का क्वेश्चन है।
जो कह रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, तो बीटा के लिए हम लोगों ने क्या किया, फॉर बीटा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस जी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो सिंपली इसमें LH रूल लगा देते हैं। उसके हिसाब से ये g ऑफ 1 प्लस हो जाएगा और g ऑफ 1 प्लस सॉरी g डैश ऑफ 1 प्लस, LH रूल लगा रहे ना, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हमें g डैश 1 प्लस चाहिए। अच्छा, इस इक्वेशन से अगर g डैश की बात करें तो आप लेबनीज थ्योरम लगाओगे तो g डैश हो जाएगा ft dt, क्योंकि x है तो fx dx, तो अपने हिसाब से g डैश x fx है, हमें चाहिए g डैश 1, तो g डैश 1 की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 1, और f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ कितनी है अपने पास, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है। अब हो सकता है कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर 1 प्लस था, अरे हमने कहा 1 प्लस होगा तब भी तो 2 होगा, अप्रोक्सीमेट 2, ठीक है ना। तो खत्म करते हैं, तो फाइनल हुआ, ठीक है। फाइनल तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइनल ये कह रहा है कि बीटा क्या है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट, तो द वैल्यू ऑफ द लिमिट कितना आ गया बच्चा, तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितना आ रहा था 2, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3, तो फाइनल रिजल्ट पूछा गया व्हाट इज द सम अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, आंसर विल बी 5। एक नया क्वेश्चन था, इनोवेटिव क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन फंक्शनल डेफिनेशन। 2023 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें फंक्शनल डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब फंक्शंस की इक्वेशन मैनेज करना है ना। मतलब इन्होंने अपने कुछ रूल्स दे दिए, अब कह रहे हैं आप बनाओ और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करो, ठीक है, तो अच्छा है। नेक्स्ट आओ, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेट एंड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा और इजी भी है। आप क्वेश्चन को अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड खत्म, बस समझने की बात है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहे हैं आर हमारे पास एक रिलेशन है जो 1 to 6 से 1 to 6 के लिए बना रहे हैं, मतलब दो सेट लेना है S to S, मतलब इधर भी 1 to 6 और ये भी 1 to 6। S to S में हमें रिलेशन बनाना है, दो चीजें हैं, एक तो 6 एलिमेंट उठाने हैं और ठीक है, जितने भी रिलेशन बनेंगे वो इसको फॉलो करेंगे, ए और बी का जो गैप है मॉड ऑफ ए माइनस बी वो ग्रेटर इक्वल टू होगा। तो बड़ी सिंपल सी कहानी करते हैं, हमें बताओ कितना सिंपल है, हम 1 पे खड़े हों और हमें इधर, भाई इधर 1 to 6 है, इधर भी 1 to 6 है, और a माइनस बी 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है 1 के अगेंस्ट कौन कौन तैयार हो गया, 3 4 5 6, भाई इनका गैप कितना है 2 यूनिट का, ठीक। अब 2 लिखते हैं तो 2 लिखते हैं तो कौन कौन तैयार हो जाएगा 4 5 6, 3 लिखते हैं 3 पर कौन तैयार हो गया 5 6, और इधर से 1 भी तो आ गया, 1 और 3 के बीच का गैप 2, क्योंकि मॉडुलस लगा रखा है, तो मॉडुलस का मतलब है ए कैन बी स्मॉलर ए कैन बी बिगर, ओके। अब चलते नाउ व्हाट अबाउट 4, तो 4 के लिए आपने कहा इधर से 6 हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट से जब आओगे तो आपके पास 1 and 2 हो जाएगा। व्हाट अबाउट 5, 5 के लिए आपके पास हो जाएगा 1 2 and 3, एंड व्हाट अबाउट 6, 6 के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 and 4। तो दैट मीन्स आपने ये कहा कि हम अगर इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ए और बी का गैप मॉडुलस वाइज 2 या उससे लेस होना चाहिए, तो वी हैव यहां से 1 3 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, तो इस टाइप से अगर लिस्टिंग करेंगे तो हमारी लिस्ट में जैसे ऐसे 1 3 1 4 1 5, तो हमारी लिस्ट में टोटल 20 मेंबर्स आएंगे। कितने मेंबर्स आएंगे बच्चा 20। अब आपने कहा हमें क्या करना, किसी 6 को उठा लेना, अरे तो ये तो 26 हो गया, यस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इट इज 20। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल, क्योंकि ये कंप्रेहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ है। एक क्वेश्चन और इसी पर दिया, ये क्वेश्चन कह रहे हैं इसको y कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू, इसी कंप्रेहेंशन में आगे इन्होंने कहा कि ये जो आपने काम किया है, कौन सा काम किया है कि आपके पास 20 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ठीक क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया, ये अपने पास 20 मेंबर्स हैं, ये रहे, ये 20 मेंबर्स की टीम है, 1 3 1 4 1 5 2 4 2 5, तो इन 20 मेंबर में 6 को उठाना है, कितने को उठाना है 6 को, ठीक, ओके, दिमाग में भर लिया। अच्छा, अब उन 6 को उठाना है, फिर कुछ चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसे 6 मेंबर्स को उठाइए उन 20 में से, आउट ऑफ 20 जो क्या कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेंज ऑफ आर हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ठीक है, कि जो रेंज है उसमें सिर्फ एक मेंबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ रेंज में सिर्फ एक मेंबर होना चाहिए, इसका मतलब हम 1 3 ले रहे हैं,
मतलब 3 रेंज में 3 सपोज 1 3 चलेगा, 5 3 चलेगा, 6 3 चलेगा। जैसे एक बच्चे ने कहा सर मैंने 1 3 लिया है, 5 3 लिया है, 6 3 लिया है, मैंने कहा चलेगा। मैंने कहा और लोग लो, 6 बंदे चाहिए मुझे। तो आपने कहा 6 बंदे चाहिए और रेंज में एक ही होना चाहिए। तो आपने कहा सर 3 का तो और कोई है ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर 6 मेंबर बनाने हैं तो मुझे किसी और को इनवाइट करना पड़ेगा, और किसी को इनवाइट करोगे तो रेंज में एक से ज्यादा मेंबर हो गए, मोर देन 1 एलिमेंट। फिर आपने कहा सर और कोशिश करें। हमने कहा देखो भाई, क्योंकि आपको 6 इमेजेस रखनी है, तो 6 अगर ऑर्डर्ड पेयर यहां रखोगे और सेकंड सेट में सेम रखना है, एक ही एलिमेंट रखना है, इसका मतलब यह है कि एक मेंबर ऑल 6 कॉन्फ़िगरेशन में दिखना चाहिए या 6 जगहों पे दिखना चाहिए। तो ये बताओ आपको लग रहा है जैसे 3 की प्रेजेंस क्या 6 जगहों पर है? आपने कहा 1 2 3 सर 3 जगह है। 4 के बारे में सोचो ना जी, 5 6 नहीं सर, नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं। इसका मतलब कि ये जो वाई सेट है जो ये कह रहा है कि हमारी रेंज में एक सिंगल मेंबर होना चाहिए अंडर दीज कंडीशन, आपने कहा सर नहीं होगा, एन वाई हो गया 0। अब अगले पार्ट में कह रहे हैं कि जेड क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जेड क्या है? फंक्शन है। अब इन्होंने कहा ये जो आप लेके बैठे हो पूरा सिस्टम, कौन सा? 20 मेंबर्स, उसमें से 6 आप उठा रहे हो। तो ये कह रहे हैं आप उठा रहे हो 6 को, कनेक्ट कर रहे हो, फंक्शन चाहिए हमें। ओके, तो आपने कहा सर फंक्शन की डिफिनेशन में पता है, फंक्शन में सेट ए, तो सेट ए में 6 मेंबर है और इधर सेट बी में भी 6 मेंबर है भी, पर हमें अपने रिलेशन को सेट करना कि हम 1 3 लेंगे या 1 4 लेंगे। तो फंक्शन कहता है सेट ए के सारे मेंबर यूज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर सेट ए के सभी एलिमेंट्स यूज होने चाहिए और वन मेनी रिलेशन नहीं बनना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये बात कर ले कि जब सर सेट ए के सभी मेंबर यूज होंगे, वन को छोड़ नहीं सकते, किसी को छोड़ ही नहीं सकते, तो वन से बात करें ना कि आपके पास क्या चॉइसेस है। कहता मेरे पास 4 चॉइसेस हैं। अब ये बताओ 4 चॉइसेस में 2 चॉइस तो उठाओगे नहीं। जैसे आपने 1 के लिए 1 3 भी उठा लिया और 1 4 भी उठा लिया, आपने कहा सर गलत हो गया, क्योंकि फंक्शन वन मेनी फंक्शन नहीं होता है, इट इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब ये समझना है कि सर इन 4 चॉइसेस, इन 4 चॉइसेस में सिर्फ एक को लॉक करना पड़ेगा, है ना। तो वी हैव 4 चॉइसेस, 4C1 4 चॉइस। अगेन 2 के लिए 3 चॉइस है, 3 के लिए भी 3 चॉइस है। तो फाइनल मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं तो नंबर ऑफ फंक्शंस बनाना है, तो फर्स्ट के लिए 1 के लिए मेरे पास कितनी चॉइस थी? आपने कहा सर 4। 2 के लिए कितनी चॉइस है? 3। 3 के लिए कितनी चॉइस है? 3। 4 के लिए कितना है? 3। 5 के लिए कितना है? 3। और 6 के लिए कितना है? 4। तो टोटल चॉइसेस ये रही, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो चॉइस है वो ये हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 4 × 3 12 36, और ये भी तो है, तो वी हैव 36 स्क्वायर। दिस इज द नंबर ऑफ फंक्शन अंडर द कंडीशन। इतने फंक्शन हम बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड ऑफ के की डिमांड किया गया, तो व्हाट इज द मॉड के? आपने कहा सर मॉड के इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इस बात पर नया सा है ना, थोड़ा सा इसका पैटर्न जो है वो थॉट बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन लगभग ऐसा नहीं होता कि ठीक है यहाँ तक डिफिनीशन में मिलता है, कुछ वही है इनोवेटिव टाइप के क्वेश्चन। तो एडवांस अक्सर कोशिश करता है कि कुछ ऐसा पूछें जिससे बच्चे ठीक है थोड़ा सा मजबूर हो सोचने के लिए। ये नहीं कि केवल फॉर्मूला लगाया और चलते चले गए, तो आपने सोचा समझा और आंसर क्लिक किया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? नेक्स्ट पैराग्राफ बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इसमें 2 फंक्शन दे रखा है, एक साइन स्क्वायर दे रखा है और एक अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक। और हमें इस पर काम कराना है। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक खास बात होती है प्रॉपर्टीज का यूज करना, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोगों ने काम किया, या मैंने काम किया 2 टाइम्स ऑफ 0 to लेट कर लिया, इस वाले हिस्से को मैंने लेट कर लिया, लेट इट इज आई 0 से π/2 f इंटू जी। एफ को रख दिया भाई साइन स्क्वायर है, और जी को लिख दिया जो कह रहे हो आप, इसको बस पैटर्न इसका ऐसे लिख दिया π/2 माइनस ऑफ x ऑफ dx। गॉट इट। अब इसमें क्या किया हमने? किंग्स रूल लगा दिया। किंग्स रूल कौन सा? x की जगह π/2 माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, x
की जगह लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, अगर ऐसा करते हैं तो अभी ये क्वेश्चन बन गया 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब किंग्स प्रॉपर्टी लगा के मैंने एडिशन कर दिया तो 2i इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2। देखो जब इनको ऐड करोगे तो ये ब्लॉक सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, तो ये x ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स आ गया, राइट। अब सिंपल सा हो गया, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2i इक्वल्स टू 2 टाइम्स, तो हमारे पास i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ दिस डी एक्स। अरे वाह, ये जो अंडर रूट था अंडर रूट ऑफ दिस जी एक्स, यही तो जी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज इक्वल टू जी एक्स। तो हमारा जो आई है जिसको हम ये आई, ये जी एक्स हो गया एंड इट इज जी एक्स जी एक्स नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 जी एक्स, अंदर वाला जी था ना, तो ठीक है। तो ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 जी एक्स डी एक्स, और बगल में भी 0 टू पाई बाई 2 जी एक्स है, तो फाइनल आंसर इज 0। व्हाट ए कूल क्वेश्चन, मतलब कितना आसान क्वेश्चन था कि सिर्फ आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाते, किंग्स प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल, ये मैंने कहा इट इज अ रूटीन क्वेश्चन, ये इनोवेटिव क्वेश्चन नहीं है, तो रूटीन है, आप मिस्टेक कर रहे हो, है ना, कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में ये पढ़ाया जाता है कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू यूज प्रॉपर्टी। तो देखा बच्चे, अगर जिस बच्चे ने रूटीन से काम किया, अगर एक डेफिनेट है इंटीग्रेशन के लिए बहुत एक्साइटेड मत हो, पहले प्रॉपर्टीज ट्राई करो। प्रॉपर्टी में भी सबसे मस्त कौन सा, किंग्स रूल। किंग्स रूल मतलब x की जगह लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, तो क्वेश्चन बदल जाता है, फिर आप कहते हो एडिशन करो कुछ प्रॉफिट हो जाता, तो हो गया प्रॉफिट यहां पर, ठीक है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और ये लॉक कर लिया कि सर ये जो 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स जी एक्स दिया हुआ है ये दरअसल में g के बराबर है, ठीक है। अब चले जरा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखा आपने क्या पूछ रहा है, 16 बाई पाई क्यूब 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स जी एक्स। अरे रे रे, आपने कहा सर ये तो अभी दिख रहा था, क्या दिख रहा था बताओ, आपने कहा सर ये जो 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स है वो g है, इसका मतलब एफ जी जो है वो हाफ ऑफ जी एक्स होगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, तो अगर इस बात को यूज कर लें तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 जी एक्स अपॉन 2। गॉट इट, मतलब आप एफ एक्स मतलब पहले वाले क्वेश्चन का यूज कर लिया, ठीक है। तो इससे प्रॉफिट क्या हुआ, इससे प्रॉफिट हुआ कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि इंटीग्रेट करो 0 से पाई बाई 2 एफ इंटू जी को, आपने कहा नहीं नहीं सर केवल जी को इंटीग्रेट कर लो काम बन जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम प्रूव करके लाए। तो इसके हिसाब से हमें काम करना है 8 अपॉन पाई क्यूब 0 टू पाई बाई 2 जी एक्स टी एक्स। तो आपने कहा सर हमें इस पर काम करना है, तो अगर ये इंटीग्रेशन क्लियर कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब बात आ गई सिंपल सी, फटाफट अब खत्म करने वाला हूं। 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो काम बन जाएगा। तो इसके दो रास्ते, मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। मेथड 1 मेथड 2 में क्या है, ये फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो मैं तो भाई प्रॉपर्टी को प्रेफर करता हूं, तो मैंने क्या करा, इसे आई लेट किया, वापस से किंग्स डाल दिया, किंग्स नहीं है हाँ किंग्स डाला, तो हम देख रहे हैं एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखें, कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसमें मैंने लिमिट हाफ लगा दिया 0 टू पाई बाई 4, लिमिट हाफ प्रॉपर्टी लगा दिया एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स टी एक्स, राइट। अब क्या करेंगे, अब वापस से किंग्स डाल दिया, किंग्स डालना ठीक होगा क्या, हाँ ठीक है ना। तो मतलब x की जगह पर पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो x की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। यहां पर बताओ x की जगह पर क्या रखना है हमें, पर अभी अभी किंग्स लगाने से कुछ प्रॉफिट मिलेगा ये सोच लो, मिलता है तब तो काम करें, अदरवाइज सीधा सीधा फॉर्मूला फिर यूज करते हैं। तो अभी हमने टास्क बनाया था कि नहीं करके तो देखेंगे ना, जैसे अभी लिमिट हाफ लगाया तो इससे प्रॉफिट हुआ कि हम जो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कर रहे थे अभी वो 0 से पाई बाई 4 हो गया, कोई ऐसा नहीं बड़ा कमाल की चीज हो गई, चलो कोई बात नहीं। किंग्स में करना क्या होता है, एक्स की जगह पर पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा तो अब ये बताइए एक्स की जगह पर पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख रहे हैं, सोचना जरा, तो ये तो हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यहां पर पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखोगे तो ये हो गया पाई बाई 4 प्लस एक्स। अरे वाह, यही मैं कह रहा हूं जब आप पॉजिटिव होते हो तो चीजें बनती है।
तो हमने सबसे पहले इसमें लिमिट हाफ लगाया, फिर हमने इसमें किंग्स रूल लगाया। तो ऐसा करके ठीक है, हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है वो आ रहा है 0 to π/4 अंडर रूट ऑफ π/4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर फिर तो वही आ गया ना, आप अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे अच्छा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते, फॉर्मूला लगाते। हमने कहा ठीक है अभी, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी मैं इसमें फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, सब्सटीट्यूशन पे जा रहा हूं। अब मैं निकल गया ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन पर। ओके, मतलब मैं बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूला उसमें नहीं लगा रहा हूं। तो यहां पर x की जगह मैंने सपोज किया π/4 साइन थीटा, और पता है अगर x π/4 साइन थीटा है तो लिमिट जब 0 रखोगे तो लिमिट हो जाएगी 0, और π/4 के लिए ये लिमिट हो जाएगी π/2, साइन थीटा बिकम्स 1। हाँ, यहाँ अंदर का क्या सीन होगा, अंदर होगा π/4 स्क्वायर माइनस 1 माइनस π/4 स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकल आए तो π/4 ऑफ कॉस थीटा, और dx को π/4 और साइन का डिफरेंशियल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 2। यहां तक आ गया समझ में। अब आपने कहा सर ये π²/16 साइड में लाओ, तो थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मुझे यहीं पर करना पड़ रहा है। तो फिलहाल i इक्वल्स टू, बेटे क्या हो गया ये 2 इंटू π²/16 π²/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 0 to π/2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही ये स्ट्राइक किया सर 0 से π/2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये अच्छे बच्चे मतलब आप अगर प्रिपरेशन ढंग से सीरियसली करते हो तो ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। इट इज π/4 है ना, तो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता कोई बात नहीं, आप कॉस स्क्वायर सोचो, किंग्स रूल लगाओ, साइन स्क्वायर सोचो, एडिशन करो 1 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 हो गया, 2 का डिवीजन कर दो दैट इज π/4। हाँ जी सही तो है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया π/4, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो π/4 हो गया, तो फाइनल हो गया 2 इंटू π²/16 इंटू π/4। तो बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अभी ये थोड़ा कट पिट करें तो आई थिंक ये हो रहा है π³/32, ठीक है। हालत खराब कर रखी है इसने, हाँ कैलकुलेशन करते, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास आ रहा है π³/32, लेकिन संभल के अब एक बार इसको रीचेक करना पड़ेगा क्योंकि इतना सारी चीज़ें इधर से उधर गई हैं, तो कौन कहाँ आया है। अच्छा, हम लोग किसको कैलकुलेट कर रहे थे ये बताओ। आपने कहा सर हम लोगों ने आई यहाँ से स्टार्ट किया था 0 से π/2 दिस वन, मतलब ये दिस इज ये राउंड, हाँ अच्छा 8/π³ इंटू ऑफ आई, ठीक है। तो अभी अगर ये सब सही चल रहा है तो मेरे हिसाब से 8/π³ इंटू π³/32, अभी π³ कैंसल, यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है, द रिजल्ट बिकम्स 1/4। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1/4, ठीक है। तो बस यहां पर क्या था, इट इज 1/4, या आपको इसको डेसिमल में टर्न करना है तो 0.25 आप इसे डेसिमल में टर्न कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड होता है, ठीक है, जेईई एडवांस 24 पेपर सेकंड का, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सेशन था, और आपने देखा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो मिक्सअप थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो करे जा सकते थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इनोवेटिव भी लगे, टेक्निकल भी लगे, तो ये तो चलता है। फिर भी ओवरऑल ठीक है, इस बार जेईई एडवांस ने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि जो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, अनसपोर्टिंग हो या बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव हो, ठीक है। तो ओवरऑल स्टूडेंट फ्रेंडली पेपर था, तो जेईई उम्मीद कर रहा होगा या भी, ठीक है, कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। बाकी तो अभी ठीक है, एक बार अभी ऑफिशियल आंसर की आएगी, चीज़ें आएंगी, ठीक है, उससे आप टैली करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड बेस्ट ऑफ लक